स्वागत है सभी का आज की क्लास में। सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करें। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, बढ़िया हूँ, आप बताइए। आ जाओ, 1 मिनट वेट करते हैं फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो कल हमने कुछ चीजों को कवर किया था टीचिंग एप्टीट्यूड से। अब उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गया था ना कल खत्म हमारा। तो ये सिलेबस और करिकुलम तो आगे आएगा। अभी हमें जो 3 चीजों को पढ़ना है वो है आपका पैडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटागोजी। इसको सेम टू सेम आपने लेवल्स ऑफ टीचिंग के साथ ही रिलेट करना है। जैसे लेवल्स ऑफ टीचिंग होता है वो है ना। तो पैडागोजी को आप एक तरीके से मेमोरी के साथ रिलेट कर सकते हो, एंड्रागोजी को आप अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेट कर सकते हो, और ह्यूटागोजी को आप रिफ्लेक्टिव के साथ कर सकते हो। रिफ्लेक्टिव लेवल के साथ क्या कर सकते हो आप, रिलेट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। पैडागोजी का मतलब होता है मेथड्स ऑफ टीचिंग। इट इज ऑल अबाउट टीचिंग। आप ये मान के चलो, पैडागोजी का मतलब होता है ऑल अबाउट टीचिंग। इसमें सब कुछ आप टीचिंग के बारे में डिस्कस करोगे। टीचिंग क्या है, टीचिंग के मेथड्स हैं, टीचिंग की अप्रोचेस कौन सी है, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, ये टीचिंग। और ये बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं ना, स्मॉल चिल्ड्रन, ये उनके लिए होता है। जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं ये उनके लिए होता है। एंड्रागोजी को बोला जाता है अडल्ट लर्निंग, अडल्ट लर्नर्स के लिए होता है। अडल्ट लर्निंग किसके साथ हो जाएगा, एंड्रागोजी। तो ए से अडल्ट और ए से एंड्रागोजी, ए से अडल्ट और ए से एंड्रागोजी। और ह्यूटागोजी जिसको आप सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग का नाम भी दे देते हो, जहां पर जैसे ह्यूटा उसमें होता है ना रिफ्लेक्टिव लेवल में, तो उस तरीके से आप सेल्फ डिपेंडेंट तरीके से हो जाते हो। क्या हो जाते हो, एक तरीके से आप सेल्फ डिपेंडेंट होके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। जैसे पीएचडी वाले के बारे में बताया था। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका खुद ही आप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, आपके सामने एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग के साथ डायरेक्टली। यू कैन डायरेक्टली रिलेट इट विद पैडागोजी, एंड्रागोजी, ह्यूटागोजी,
विद मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, अगर इतना समझ आ गया तो इसके अंदर की चीजें अपने आप रिलेट हो जाएंगी, घूम फिर के वैसा ही कुछ आएगा। तो देखो जैसे पैडागॉजी है, पैडागॉजी में इंगेजमेंट है, बच्चों को सिर्फ हम इंगेज करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि वो सिर्फ पार्टिसिपेट करें। तो जो इंस्ट्रक्शन का कंट्रोल है वो कम चाहिए होगा और वहीं पर वो ज्यादा चाहिए होगा, प्लस लगा देता हूं, ये एक मिस्टेक है, मतलब टीचर का रोल है वो ज्यादा रहेगा और जो मैच्योरिटी और ऑटोनॉमी है वो कम रहेगी। समझ रहे हो ना, मतलब आप ऐसे समझो, जो एंड्रागॉजी है उसका मतलब कल्टीवेट, आप उनके अंदर कुछ हैबिट्स को कल्टीवेट करने की कोशिश करते हो, और ह्यूटागॉजी के अंदर रियलाइजेशन, कि उनको रियलाइज हो जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब छोटे बच्चे होंगे तो वहां पर टीचर का रोल ज्यादा रहेगा, तो इस वजह से जो इंस्ट्रक्टर का कंट्रोल रहेगा या जो कोर्स स्ट्रक्चरिंग है वो ज्यादा रहेगा, और ऊपर की तरफ जाओगे तो कम होता जाएगा। तो कुछ चीजें हैं जो नीचे की तरफ बढ़ रही हैं और कुछ चीजें हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। जैसे लर्नर की मैच्योरिटी है वो ऊपर जाके बढ़ जाएगी, और वहीं पर जो लर्नर की मैच्योरिटी है वो नीचे कम हो जाएगी। यहीं पर जो इंस्ट्रक्टर का कंट्रोल है वो ऊपर जाके कम हो जाएगा, और अगर नीचे आओगे तो बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये क्या है, ये वो सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने दिमाग में बिठा लेनी है कि पैडागॉजी हो, एंड्रागॉजी हो और ह्यूटागॉजी हो, ये इस तरीके से काम कैसे करती है, राइट। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये वाला चार्ट देखो, पैडागॉजी में जो मेन कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है, इंस्ट्रक्टर के पास, मतलब टीचर के पास। जैसे प्राइमरी टीचिंग में होता है ना, जैसे कौन सी थी वो, मेमोरी लेवल पे। यहां पर एंड्रागॉजी जैसे डेमोक्रेटिक होता है, नो डाउट अभी भी टीचर सेंटर में ही है, बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी इन्वॉल्व हो गया है। और यहाँ पे ह्यूटागॉजी में आप सेंटर में आ गए हो। देखो अब इससे आप रिलेट कर पा रहे होगे कि यार ये तो बिल्कुल मेमोरी की तरह बात हो रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी की बात हो रही है, यहाँ पर सेम टू सेम किसकी बात हो रही है, अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है सर, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है, रिफ्लेक्टिव अप्रोच की बात हो रही है, राइट। ये कॉग्निशन होता है, मतलब यहां पर सिर्फ अपने माइंड का इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर मेटा कॉग्निशन, आप सिर्फ सोच नहीं रहे, आपको वो थॉट्स क्यों आ रहे हैं आप उसके बारे में भी सोच रहे हो। और एपिस्टेमिक एक थिंकिंग का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, ठीक है। ये अपनी आगे स्लाइड आएगी उसमें तीनों को समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे थिंकिंग का लेवल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे थिंकिंग का लेवल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऐसा मान के चलो। यहाँ पर रूट लर्निंग होती है, रेक्टिफिकेशन होता है, यहाँ पर सिंगल लूप लर्निंग और यहाँ पर डबल लूप लर्निंग। देखो कुछ चीजें है ना वो अगली अलग स्लाइड पे आएंगे, तो इस वजह से फिलहाल आप सिर्फ समझ लीजिए, उनको मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा कि सिंगल लूप लर्निंग और डबल लूप लर्निंग क्या होता है। तो जो एंड्रागॉजी होती है वहां पर सिंगल लूप लर्निंग होती है, और ह्यूटागॉजी होती है वहां पर डबल लूप लर्निंग होती है। अब ये होती क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूं। आउटकम, इसमें बच्चे कॉपी करते हैं, अडल्ट लर्नर एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं, और जो ह्यूटागॉजी होता है उसके अंदर अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप किया जाता है, ठीक है। अपनी कैपेबिलिटीज हैं, अपने स्किल्स हैं, उस पर क्या किया जाता है, काम किया जाता है। यहां पर आप चीजों को याद करते हो, यहां पर आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हो, और यहां पर लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, समझ लो ना, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है ना वो वाला। एक तरीके से आपका पूरा फोकस किस पे होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हो जाता है। यहां पर व्हाट, हाउ, यहां पे व्हाई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमें ना दो चीजों को समझना है, एक होता है सिंगल लूप लर्निंग और एक होता है डबल लूप लर्निंग। देखो सिंगल लूप लर्निंग का मतलब क्या होता है, जब आप किसी रूटीन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आपके सामने कोई रूटीन प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व कर रहे हो जिसका एक प्री डिसाइडेड अप्रोच है, मतलब एक सिस्टम के अंदर है कि आप उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। समझ रहे हो ना, मतलब यहां पर रिपीटेशन और रूटीन में जो चीजें चलती रहती हैं सब कुछ आपको पहले से पता होता है, और हर लेवल पे इसकी जरूरत होती है, ठीक है जी। तो आप प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करते हो, मगर ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये वो वाली प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको पहले ही इन चीजों के बारे में पता होता है। यस, यू कैन रिलेट इट विद असाइमिलेशन। जैसे असाइमिलेशन एक लेवल था ना, उसी तरीके से सिंगल लूप लर्निंग होती है, जिसके अंदर आप एक सिस्टम के अंदर रह के ये समझने की कोशिश करते हो
या एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो जो पहले ही प्री एग्जिस्टिंग माइंडसेट में आपके सिस्टम बना हुआ है, आप उस चीज को लेके फैमिलियर हो। बट जब मैं बात करता हूं डबल लूप की ना, तो यहां पर आप प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्व नहीं करते, आप ये भी देखते हो कि ये प्रॉब्लम आई क्यों है और नेक्स्ट टाइम से क्या करें कि ये प्रॉब्लम ना आए। यहां पर आप फिर उस एग्जिस्टिंग माइंडसेट में नहीं रहते, आप उससे बाहर चले जाते हो। आप यहां पर कॉज और इफेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हो। यहां पर आप सोचने की कोशिश करते हो कि ये प्रॉब्लम आई तो क्यों आई, कहां से आई, ये अकोमोडेशन की तरह हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? इट विल बी लाइक अकोमोडेशन। जैसे वो असाइमिलेशन था, ये अकोमोडेशन है, जहां पर आपको चीजों को चेंज करना पड़ रहा है। अब सिस्टम के अंदर है कि वही प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, यहां पर प्रॉब्लम भी नहीं है, उसको सॉल्व करने का तरीका भी नया है, आप माइंडसेट भी नया लेके आ रहे हो। तो यहां पर एक तरीके से इनोवेटिव तरीके से आप क्या कर रहे हो, चीजों का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इनोवेटिव तरीके से चीजों का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज योर मेन अप्रोच अंडर दिस मेथड। माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश की जाए। आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम? तो जब हमें सिंगल लूप लर्निंग के बारे में पूछा जाएगा तो इसका मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग माइंडसेट है उसके साथ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा, सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है जी, आप सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। बट अगर हम डबल लूप लर्निंग की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें हम सिस्टम से बाहर जा रहे हैं। यहां पर सिर्फ ये नहीं देखते कि प्रॉब्लम क्या है, हम ये भी देखते हैं कि प्रॉब्लम क्यों आई है, उसका रूट कॉज क्या है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है और आगे जाके क्या कर सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यार आप थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगा रहे हो कि ये फर्स्ट लेवल है और ये लेवल सेकंड है। एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात मैं बता रहा हूं, प्रॉब्लम को लेके बताया कि वहां पर तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन है, दैट्स इट, खत्म। बट डबल लूप में प्रॉब्लम भी नहीं है, उसको डील करने का तरीका भी नया है, सिस्टम से भी बाहर जा रहे हो, अपना ही दिमाग लगा रहे हो, प्रॉब्लम का कॉज ढूंढ रहे हो, उसके रूट कॉज में जा रहे हो, कॉज से क्या इफेक्ट हो रहा है वो देख रहे हो। तो एक बड़े लेवल की बात होती है। ठीक है जी, यस, जैसे इससे आप समझ सकते हो। देखो सिंगल लूप लर्निंग का मतलब क्या है, हियर वी विल डू प्रोसीजर एंड रूल्स। तो सिंगल लूप में आप सिर्फ रूल्स को फॉलो करते हो, जो रूल्स हैं, समझ रहे हो ना, उस सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते, उस सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। मगर जब आप डबल लूप की बात कर रहे हो ना, उसमें हम देखते हैं कि क्या सिस्टम से बाहर क्यों जाने की जरूरत है, क्यों हम सिस्टम के अंदर है कि इस चीज का सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो वो आपका किसके अंदर आ जाएगा, दैट विल कम अंडर डबल लूप लर्निंग। जड़ से खत्म करना, यस, और इस तरीके से खत्म करना कि नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम ही ना आए। समझ रहे हो ना, नेक्स्ट टाइम पे वो प्रॉब्लम ही ना आए, ऐसे तरीके से डील करना। उसके बाद एक ट्रिपल लूप भी होती है जिसमें आप नए रूल्स बना देते हो। ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसको समझने की जरूरत नहीं है। आपने सिंगल लूप और डबल लूप पे ही फोकस रखना। आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए वो सिंगल लूप और डबल लूप पे ही होना चाहिए। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। अब सबसे पहले हम पैडागोजी समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको अभी बताया पैडागोजी का मतलब होता है जहां पर चिल्ड्रन होते हैं, एक टीचर होता है जो गाइड एक उनका लीडर होता है, मतलब जो छोटे बच्चों का लीडर होता है, उसको पैडागोजी बोल दिया जाता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था ना, इट इज ऑल अबाउट टीचिंग। इसमें और किसी चीज की बात नहीं हो रही, इसमें सब कुछ टीचिंग के बारे में है। टीचिंग क्या है, कैसे होती है, टीचिंग अप्रोचेस, टीचिंग मेथोडोलॉजी, सब चीजें आ जाती हैं। इट इज ऑल अबाउट टीचिंग। ये देखो, पैडा का मतलब जो पेड है ना, इसका मतलब होता है चाइल्ड, और एगोगस का मतलब होता है लीडर। तो ये दोनों ग्रीक वर्ड है। मतलब पैडागोजी आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। ये क्या है, ये एक आर्ट एंड साइंस है जिसमें चिल्ड्रंस को, छोटे छोटे बच्चों को क्या किया जा रहा है, लीड किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को आगे लेके जाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है जी, तो ये होती है आपकी पैडागोजी। दिस इज व्हाट वी कॉल इट पैडागोजी। इसको हम पैडागोजी का नाम दे देते। क्लियर है? किसी को इस बात में कोई दिक्कत कि पैडागोजी क्या होती है? पैडागोजी। अब यहां पर आप देखोगे पैडागोजी में आप क्या करते हो। जैसे आप लोगों को पता है मेमोरी लेवल में आप क्या करते थे, आप सब कुछ
एगॉग्स का मतलब होता है जो लीडर, जो उनको लीड करता है। मतलब यहाँ पे समझ रहे हो ना, टीचर को ही लीडर माना गया। अब देखो ग्रीक वर्ड होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज से वर्ड आए हुए हैं, और उनका वहां पर मतलब कुछ और होता है, दूसरी लैंग्वेज में आके उसका मतलब क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो सिंपल मतलब टीचर सेंट्रिक अप्रोच है, जहां पर टीचर के द्वारा ही सब कुछ किया जाता है, टीचर को ही यहां पर लीडर माना गया। ठीक है जी। तो अब जब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, आप लोगों को पता है, मैंने कल भी पढ़ाया था कि मेमोरी लेवल में सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है ना। तो ये व्हाट कंटेंट्स नीड्स टू बी कवर्ड, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितनी देर में पढ़ाना है, कैसे बच्चों को ये सारी चीजें बतानी, वही कि सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, सब कुछ एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तभी हमारे लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर हम उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे तो हम उस चीज को, जो अल्टीमेट एंड रिजल्ट है, वो नहीं निकाल पाएंगे। राइट। तो पेडागोजी का मतलब ट्रांसमिटिंग ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। आपका अल्टीमेट टारगेट क्या है कि आप बच्चों के अंदर स्किल्स, बच्चों के अंदर नॉलेज को क्या करना चाहते हो, ट्रांसमिट करना चाहते हो। तो इसके लिए आप छोटे छोटे लेक्चर्स, असाइनमेंट, क्विजेस, रूट मेमोराइजेशन और एग्जामिनेशन। तो सिंपल सी बात है यार, मेमोरी लेवल के साथ इसको रिलेट करना, ज्यादा घुमाओ मत। जो मेमोरी लेवल में कल चीजें पढ़ के आई हैं वो डायरेक्ट रिलेट हो रही है इसके साथ। इसी वजह से तो ये टीचर सेंट्रिक है ना। दैट इज द रीजन दिस मेथड इज टीचर सेंट्रिक। तो इसमें ड्रिलिंग आएगा, प्रैक्टिस आएगा, ड्रिलिंग आएगा, प्रैक्टिस आएगा, ये सब चीजें इसका पार्ट बनेंगी। रिमेंबरिंग, रूट लर्निंग। ये देखो पेडागोजी में क्या क्या इंक्लूड किया गया। पेडागोजी में सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं, टीचिंग स्ट्रेटेजीज, टीचिंग अप्रोच, मेथड्स, मॉडल, बिहेवियर स्टाइल, डिवाइसेस, स्किल्स, एड्स, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड विद द टीचिंग। जो कुछ भी टीचिंग के साथ रिलेटेड है वो सब कुछ इसका पार्ट बनता है। ईच एंड एवरीथिंग बिकम्स द पार्ट ऑफ पेडागोजी। सब कुछ इसका पार्ट बनेगा, ऑल पार्ट। राइट। टीचिंग एड का मतलब होता है बेटा, जैसे हम टीचिंग में, टीचिंग एड्स क्या होती हैं, ये जो जितने भी मेथड होते हैं ना, जैसे ब्लैक बोर्ड हुआ, व्हाइट बोर्ड हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, सपोर्ट मटेरियल, जितना भी सपोर्ट मटेरियल होता है ना, ये सारे का सारा क्या होता है, ये आपका टीचिंग एड्स होते हैं। ठीक है, एक सेकंड, 1 मिनट में आता हूं। हाँ, अरे वो मैं अनम्यूट करना भूल गया था। मैंने कहा कि इतना यहां तक समझ आ गया तो बता दीजिए, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे। अब पेडागोजी में अजम्पशंस क्या होती हैं? देखो पेडागोजी में अजम्पशंस वही जो नॉर्मल अजम्पशंस होती हैं उसी को है। लर्नर्स ओनली नीड टू नो व्हाट द इंस्ट्रक्टर टीच। छोटे बच्चे अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, है ना। छोटे बच्चे अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, जो टीचर ने पढ़ा दिया उसको मानना पड़ेगा। इंस्ट्रक्टर परसेप्शन इज द डिपेंडेंट एंटिटी, मतलब जो बच्चे होते हैं वो टीचर पे डिपेंड करते हैं। लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज है वो थोड़ी बहुत मैटर करती है।
पहले की जो चीजें होती हैं, प्रीवियस नॉलेज होती है, उसके साथ क्या किया जाता है, रिलेट किया जाता है। लर्नर बिकम रेडी टू लर्न बट द इंस्ट्रक्टर टेल्स देम। लर्नर है वो ये चीज हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है जो भी उसको जरूरत होती है। लर्नर आर सब्जेक्ट सेंटर्ड इन देयर ओरिएंटेशन ऑफ लर्निंग। लर्नर्स आर मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल। जैसे मैंने आपको कल बताया था ना कि अब बच्चों को गुड क्यों देते हैं, स्टार क्यों देते हैं, वो इसी वजह से देते हैं क्योंकि हम ये बोलते हैं कि बच्चों को एक्सटर्नली मोटिवेट रखा जाए, बच्चों को एक्सटर्नली क्या किया जाए, मोटिवेटेड रखा जाए, रीइंफोर्स किया जाए। क्योंकि अगर वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड रहेंगे तो फिर आगे चल के उनको क्या होगा, मतलब आगे की क्लासेस में फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हो। आगे की क्लासेस में जाके फिर आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। इसमें किस बंदे का नाम याद रखना आपने, गंडम। किसके साथ, पैडागोजी के साथ। उसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। उसने बोला कि जो स्टूडेंट्स है ना, जैसे एक बात समझ लो, कोई बच्चा 5 साल का है, एक बच्चा 10 साल का है, एक 15 साल का है और एक 20 साल का। तो इन चारों बच्चों को पढ़ाने की जो आपकी अप्रोच होगी वो अलग अलग होगी। जिस तरीके से आप 5 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हो उस तरीके से आप 10 साल के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। जिस तरीके से आप 10 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हो वैसे आप 15 साल के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, और जिस तरीके से आप 15 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हो उस तरीके से आप 20 साल के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। सिंपल, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स एज सिंपल एज इट इज, है ना, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट क्या है यहां पर कि बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है। आप लोगों ने भी ये चीज कई बार देखी होगी कि कुछ टीचर होते हैं वो ना आपके लेवल पे आके नहीं पढ़ाते, अपने लेवल से आपको पढ़ाते रहते हैं। जबकि टीचिंग का मैक्सिम क्या है, टीचिंग का रूल क्या है कि मुझे आपके लेवल पे जाके पढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं अपने लेवल से पढ़ाऊंगा तो हो सकता है मैं टीचिंग को 3 दिन के अंदर खत्म कर दूं। समझ रहे हो ना, टीचिंग एप्टीट्यूड में 3 दिन के अंदर खत्म कर दूं अगर मैं आपको अपने लेवल पे पढ़ाऊं, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बट इसके लिए हम 7, 8, 10 क्लासेस क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर मुझे अपने लेवल पे ही पढ़ाना है तो मुझे थोड़ी ना एग्जाम देना है, एग्जाम तो आप लोगों को देना है ना। अगर मैं आपके लेवल पे आऊंगा, ठीक है, मुझे ऊपर नहीं जाना, मुझे पहले आपको नीचे, आप समझ रहे हो ना, जैसे ये ऐसा होता है। मैं आपको ना टीचिंग का बेसिक एक फंडामेंटल समझाता हूं जो आप भी अपनी जिंदगी में यूज कीजिएगा, अपनी लाइफ में यूज कीजिएगा। ध्यान से समझना। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूंगा तो आप ये मानो ये स्टूडेंट का लेवल है, ये लेवल है आपका स्टूडेंट का है, और टीचर का लेवल ये है, टीचर का लेवल ये है। तो अब होगा पता है क्या, पहले टीचर को नीचे आना पड़ेगा। कहां पे, स्टूडेंट के लेवल पे। मतलब मुझे अगर पढ़ाना है ना तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मुझे कैसे पढ़ाना है, मैं ये देखूंगा कि आप लोग कैसे समझ पा रहे हो। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, आपके लेवल पे आना पड़ेगा। जब आप चीजों को समझ पाओगे ना उसके बाद फिर मैं आपको धीरे धीरे ऊपर उठाऊंगा और यहां पे लेके आऊंगा। दिस इज द आइडियल सिचुएशन, जहां पर मैं थोड़ा सा नीचे हूं, आप थोड़े से ऊपर हो, क्योंकि आप इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, ये आप लोगों को भी पता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप वहां तक पहुंच जाओगे जहां पर आपके टीचर हैं, तो कोई नहीं पहुंच सकता। तो आप, मतलब मैं भी अपने टीचर से आगे बढ़ने की कोशिश करूं तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, हम भी तो किसी से पढ़ के आए हैं ना, हमारे भी तो कोई टीचर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि पहले मुझे आपके लेवल तक आना पड़ेगा, उसके बाद आपके और मेरे लेवल के बीच में एक ऐसा लेवल आएगा जहां पर मैं आपको, आप मेरे साथ एक लेवल पे रिलेट कर पाओगे, जहां पर हम सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। है ना, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से हमें, कल आप लोगों ने भी टीचर बनना है, बहुत अच्छे टीचर बनना है, उसके लिए आप इस चीज का ध्यान रखिए कि क्लास में जो बच्चे हैं, जो क्लास में बच्चे हैं, पहले उनके लेवल तक पहुंचो और फिर उनको ऊपर लेके आओ, ना कि ये एक्सपेक्ट करो कि बच्चे आपके लेवल तक आएंगे। बच्चे आपके लेवल तक नहीं आ सकते, उनको अपने आपके लेवल तक आपको ही लेके आना पड़ेगा, और वो तभी लेके आ सकते हो
अगर आप उनके लेवल पे जाओगे। सो ऑल लर्निंग थ्रू सेंसेस, छोटे बच्चों को सेंसेस से पढ़ाया जाता है। हम स्पेसिफिक टू जनरल, हम वही जो एप्लीकेशंस और मैक्सिम्स होते हैं ना टीचिंग के, कि पहले सिंपल पढ़ाएंगे फिर बड़ा पढ़ाएंगे, इस तरीके से ऐसे करके। टीचिंग शुड नॉट कवर टू मेनी सब्जेक्ट्स एट द सेम सब्जेक्ट। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इतने सब्जेक्ट्स नहीं होते ना। आपको सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन सी क्लास में थे? मुझे लगता है 10वीं में हमें सबसे ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, जहां तक मुझे याद है। 9वीं 10वीं क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें हमारा बैग सबसे ज्यादा भारी होता है। जितना मुझे याद है, मेरे 10वीं, मेरे को 9वीं 10वीं की बात याद है, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा क्लासेस, क्योंकि किताबें भी देखो, हर सब्जेक्ट की पहले किताब, हर सब्जेक्ट की गाइड भी रखनी होती थी, हर सब्जेक्ट की नोटबुक भी होती थी, है ना। तो इस वजह से टीचिंग शुड बी अ प्रोसेस ऑफ स्लोली, नेचर मेक्स नो जंप। नेचर मेक्स नो जंप का मतलब क्या हुआ कि नेचर मेक्स नो जंप का मतलब होता है कि भाई जो बच्चा जिस लेवल पे है ना वो उसी लेवल पे सीखेगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर एक बच्चा 10 साल का है ना तो वो 10 साल के लेवल की पढ़ाई ही करेगा, उससे ऊपर अगर आप पढ़ाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं कर पाएगा। क्लियर है? अरे मैं देखता हूं ना, ये जो मेरा ऑफिस है ना, इसके सामने से जो रोड जाता है ना, इसके ना चारों तरफ, मतलब इस साइड पे भी 2 स्कूल है और इस साइड पे 2 सरकारी स्कूल है और आगे 2 प्राइवेट स्कूल हैं। तो अराउंड 2-2:30 बजे ना, जब मेरी क्लास चल रही होती है तो बच्चों को छुट्टी होती है। तब देखने वाली होती है उनकी हालत, जब वो छुट्टी करके घर की तरफ आते हैं। इतने बड़े बड़े बैग होते हैं, इतने ग्रुप्स में आते हैं। और इस टाइम पे तो ना मोस्टली मैं जो देखता हूँ ना, लड़कियों को, जो छोटी बच्चियां होती है ना 5वीं 6वीं क्लास की, तो यहाँ पर ना एक आइसक्रीम वाला रुकता है, वो 5 रुपए की आती है ना, वो लंबी सी ऐसी होती है डक्के वाली, वो उसमें से निकालता है, ऐसे घड़े टाइप से निकालता है ना, वो ऐसे ऐसे हिला के जो निकालता है, वो वाली कौन बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं। वो हर रोज मैं देखता हूँ, लड़कियों का ग्रुप है, 10-11 लड़कियों का ग्रुप है, वो हर रोज यहां से मेरे ऑफिस के सामने से जाती है, वो कुल्फी खाते हुए, मटका कुल्फी बोलते हैं शायद उसे, यहाँ मटका कुल्फी। तो हर जिंदगी का हमारा अलग फेज होता है, उसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। तो ये देखो, पेडागॉजी में कंटेंट सेंटर में हो गया, या फिर आप टीचर बोल सकते हो कि टीचर सेंटर में रहता है, और एंड्रागॉजी में लर्नर सेंटर में रहेगा, और अडल्ट, ये अडल्ट लर्नर हो जाएगा जो डेमोक्रेटिक अप्रोच है। अडल्ट लर्नर जिसको आप डेमोक्रेटिक अप्रोच भी बोल देते हो। पेडागॉजी का मीनिंग समझ आया? तो आपने पेडागॉजी को डायरेक्ट मेमोरी लेवल के साथ रिलेट करके खत्म कर देना, बस वही सारी चीजें आएंगी कि पेडागॉजी इज नथिंग, इट इज सेम एज प्राइमरी लेवल। अरे मैं आइसक्रीम ज्यादा नहीं खाता हूं, मुझे ना शरबत वगैरह, जूस, शिकंजमी ये ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब अगर कोई मुझे बोले कि हाँ सामने गन्ने का जूस और आइसक्रीम है तो क्या आप पसंद करोगे, तो मैं गन्ने का जूस पीना ज्यादा पसंद करूंगा एज कंपेयर टू आइसक्रीम। आप आइसक्रीम खाओगे तो वो दिक्कत है। चलिए, उसके बाद आता है एंड्रा। देखो एंड्रा से, ए से एंड्रा और ए से अडल्ट लर्निंग। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता यार, कोल्ड ड्रिंक कम। मेरे को थोड़ा, मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि टीचर ना बिल्कुल सिंगर की तरह होते हैं। टीचर और सिंगर्स को ना सबसे ज्यादा अपने गले का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सिंगर ने भी गले का ही इस्तेमाल करना होता है और टीचर ने भी अपने गले का इस्तेमाल करना होता है। तो इस वजह से ना आवाज को साफ सुथरा रखने के लिए जरूरी हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो मतलब ऐसा होता है, कोल्ड ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक हम क्या सोचते हैं कि कोल्ड ड्रिंक सिर्फ किसको बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं जी जिससे गैस होती है। नहीं यार, उसके अलावा भी होते हैं। आप जीरा शरबत पी सकते हो, आप माजा पी सकते हो, आप लस्सी पी सकते हो, और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। जरूरी नहीं है कि आप स्प्राइट, कोक, ड्यू वगैरह ही पियोगे जो कि बहुत ज्यादा गैस बनाते हैं। तो यहां पर एंड्रा का मतलब होता है मैन, नॉट बॉय, मतलब एक अडल्ट बंदा।
एक अडल्ट बच्चा। और एगोगस मतलब लीडर। अब यहां पर आर्ट एंड साइंस मतलब है तो ये भी वही अप्रोच। यहां पर आप किसको पढ़ा रहे हो, यहां पर जो टीचिंग हो रही है वो किसकी हो रही है बेटा, यहां पर जो टीचिंग हो रही है वो अडल्ट लर्नर्स की हो रही है। तो मतलब क्या हुआ, घूम फिर के अंडरस्टैंडिंग अप्रोच हो जाएगी। कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब मैं बात करता हूं अंडरस्टैंडिंग लेवल की, तो यहां पर आप लोगों को पता है कि डेमोक्रेटिक अप्रोच तो होती है ना, अप्रोच तो डेमोक्रेटिक होगी क्योंकि बच्चे और टीचर दोनों ही अपने व्यू पॉइंट्स बता सकते हैं। बस प्रॉब्लम क्या होगी, मेन प्राइमरी रोल अभी भी किसका ही होगा, टीचर का ही होगा। स्टूडेंट अभी भी सेकेंडरी है, यहां पर स्टूडेंट सेकेंडरी होता है और जो स्टार्टिंग वाला लेवल था वहां पर पैसिव होता है। पैसिव और सेकेंडरी में फर्क होता है। सेकेंडरी में क्या है कि आपको मौका मिलेगा बोलने का दूसरे नंबर पे, आप बोल सकते हो, बट जब आप पैसिव हो तो आप बोल ही नहीं सकते। पैसिव में तो आप बोल ही नहीं सकते। चलिए अब ये देखो, ये किसके द्वारा दिया गया है, इस बंदे का नाम है नोल्स। याद रखिए एंड्रोगोजी किसके द्वारा दिया गया है, नोल्स के द्वारा, नोल्स के द्वारा, नोल्स के द्वारा बंदे का नाम है ना। इंडोक्ट्रिनेशन एज पैसिव, देखो यार इंडोक्ट्रिनेशन एक अलग कंसेप्ट है, आप उसको ना नॉर्मल टीचिंग की रूटीन में डिस्कस मत करो, समझ रहे हो ना। जर्मन शेफर्ड, अरे वो कुत्ता होता है, वो कुत्ते की ब्रीड है। नोल्स, इतना ही नाम याद रख लो बहुत है। तो जो हम बात करते हैं ना इंडोक्ट्रिनेशन की, आप ये दिमाग में बिठा लो कि इंडोक्ट्रिनेशन टीचिंग का एक ऐसा लेवल है जहां पर आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज किया जा रहा है, आपके दिमाग को चेंज किया जा रहा है। हम भी इंडोक्ट्रिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, बट हम एक पॉजिटिव सेंस में इंडोक्ट्रिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हो। हम आपके दिमाग को पॉजिटिव 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 रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप एक क्लास में आए हो, अगर आपने मेरी 10 क्लासेस ले ली, तो एक बात तो कंफर्म है कि आपकी थिंकिंग का कुछ ना कुछ पोर्शन तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, सिंपल। तो हम ये नहीं बोलते कि हाँ वो चलो ठीक है, वो इंडोक्ट्रिनेशन एक नेगेटिव टर्म है कि लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बट या वी हैव सम अदर ऑप्शंस जिसमें हम उसको एक पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। अब सुपरस्टिशन है, सुपरस्टिशन है वो सब आपके इसका पार्ट बन जाते हैं। जैसे एक देखो सिंपल सी बात है, आप में से मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने इस चीज को मानते हो या नहीं मानते हो। अगर नहीं मानते हो तो अच्छी बात है, अगर मानते हो तो बुरी बात है। अब एक बिल्ली है, वो एक जानवर है, भगवान ने बनाया हुआ है। जैसे हम जीव जंतु हैं, हम सांस लेते हैं, वैसी बिल्ली भी सांस लेती है। अब अगर बिल्ली तुम्हारा रास्ता काट गई तो इसमें उसका कोई कसूर थोड़ी है, वो कहीं पे जा रही होगी बेचारी को, तुम्हारी तरह उसका घर तो है नहीं, उसकी जॉब तो लगी नहीं हुई, उसे तो भटकना पड़ेगा ना, तब जाके वो अपना खुद के लिए खाना ढूंढेगी, अपने परिवार के लिए खाना ढूंढेगी। तो इस वजह से वो कभी इधर घूमती है और कभी इधर घूमती है। और हम क्या लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं बिल्ली ने रास्ता काट दिया जी, अब तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। अगर तुम अभी भी इन सारी चीजों को मानते हो ना, तो तुम्हारी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है।
अगर तुम अभी भी छींक आने पे ये सोचते हो कि नहीं नहीं अभी रुक जाओ 5 मिनट, अरे मैं क्लास में छींक देता हूं, मैं पढ़ाता रहता हूं। देखा आपने कभी कि मैंने छींक देने के बाद मेरे को छींक आ गई, उसके बाद मैं रुक गया 2 मिनट की, नहीं नहीं यार अभी मैं छींक मारता हूं, पढ़ाना शुरू कर देता हूं। समझ रहे हो ना? तो ये सुपरस्टिशन किसने, हमारे घर वालों ने, हमारी सोसाइटी ने इसका पार्ट बना दिया है ना। चलिए, अडल्ट कुड रिस्पॉन्ड बेटर टू इंटरनल देन एक्सटर्नल मोटिवेटर। अब जैसे एक्सटर्नल मोटिवेशन छोटे बच्चों के लिए यूज की जाती है और इंटरनल मोटिवेशन है जो अडल्ट रनर जिनकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो। तुम्हारा एक्सीडेंट हो ना हो, तुम बिल्ली का रास्ता काट दिया, बेचारी बिल्ली का एक्सीडेंट हो जाएगा, समझ रहे हो ना? वो भी तो ऐसे बोलती होंगी, बिल्ली कहीं जा रही है, तुम उस के रास्ते से निकल गए, तो वो भी वहां पे रुक जाती होगी बेचारी कि एक बंदे ने रास्ता काट दिया था, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना। Adults are most interested in learning subjects having experience in work and more experience in life. जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो हमारी जो अप्रोच होती है ना वो इस पे होती है कि हम हमारी लाइफ के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम उसको सीखें। समझ रहे हो बेटा? हम आलतू फालतू की चीजों को नहीं सीखना चाहते जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी लाइफ में, तो हम ऐसी चीजों को सीखने की फोकस करते हैं जो हमारे लिए वैल्यूएबल होंगी, हमारी जिंदगी में जिसका कोई रोल होगा। ऐसा नहीं कुछ भी आप सीख रहे हो। एक्सपीरियंस, मेन फोकस किस पे होता है? एक्सपीरियंस होता है। नीड रीजन फॉर लर्निंग समथिंग, उनको आप कुछ सिखा रहे हो ना उसका रीजन पूछेंगे कि भाई क्यों सिखा रहे हो। अगर आप मुझे मैथ पढ़ा रहे हो तो मुझे बताओ कि इस मैथ का इस्तेमाल कहां पे होगा। ये अल्फा बीटा गामा, इसका मामा उसकी मामी, ये जो तुम पढ़ा रहे हो ना, मुझे ये भी बताओ कि मेरी पर्सनल लाइफ में ये चीजें कहां पे इस्तेमाल होंगी। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, उसका थीटा, इसका थीटा, ये क्या 10वीं तक ही रह गए हैं। मतलब मेरे को तो आज तक, देखो कसम से मुझे नहीं मालूम कि ये रियल लाइफ में इस्तेमाल होते हैं या नहीं होते हैं। मैंने तो 10वीं के बाद आज तक इनको कभी इस्तेमाल नहीं किया। मुझे तो लगता है कि मेरे को पहली 5वीं क्लास में तक आपको पढ़ा दे एवरेज परसेंटेज रेशियो जिनकी डेली लाइफ में इस्तेमाल है, बस उसके बाद उसको छोड़। अब मुझे नहीं पता, जो मैथ वाले हैं उनको पता होगा कि ये आगे आते हैं या नहीं आते हैं, बट मेरे लिए वो चीजें 10वीं में छूट चुकी हैं। अडल्ट आर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू देयर ओन इन्वॉल्वमेंट इन प्लानिंग। तो अडल्ट होते हैं वो खुद इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को प्लानिंग में, इंप्लीमेंटेशन में। शुड बी प्रॉब्लम सेंटर्ड देन कंटेंट सेंटर्ड। तो इसमें वो क्या करने की कोशिश करते हैं? वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये इसके 5 बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। सबसे पहले सेल्फ कंसेप्ट। जब आप अडल्ट हो जाते हो ना तो आपको अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल जाता है ना। आपको पता चल जाता है कि आपकी क्या एग्जिस्टेंस है। नहीं, ये सीक्वेंस में नहीं है बेटा। मतलब आपको पता होता है कि आप अलग हो, दूसरा बच्चा अलग है, आप अलग हो, जैसा भगवान ने आपको बनाया है आप उसको एक्सेप्ट कर सकते। क्योंकि जब हम भगवान की बनाई हुई चीजों में खराबी करने की कोशिश करते हैं ना तो हम सोचते क्या है और होता क्या है। ऐसा होता है ना। माइकल जैक्सन को सब लोग जानते हैं। माइकल जैक्सन के पास 40 डॉक्टर की टीम थी जो उसको दिन में 8 बार चेक करती थी, क्योंकि वो चाहता था कि मैं 150 साल तक इस जिंदगी में जीऊं। लेकिन वो नॉर्मल रूटीन जितनी एवरेज लाइफ होती है उससे पहले मर गया। समझ रहे हो ना। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमारी मर्जी से नहीं चलती। उस बंदे ने 15-20 तो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी थी। उसको अपना नाक पसंद नहीं था तो नाक को तीखा करवा लिया। उसको अपने कान पसंद नहीं थे तो उसने कान सही करवा लिए। समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें अडल्ट लर्नर एक्सपीरियंस, ये मैंने आपको अभी बताया है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। रेडीनेस टू लर्न, अडल्ट लर्नर होते हैं वो सीखने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे पता क्या होता है कई बार, अभी तो चलो आजकल तो बहुत जल्दी, मतलब 12-12, 14-14 साल के बच्चे एकदम बाइक लिए घूमते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। मतलब कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता। घर में बाइक है, माँ बाप भी दे देते हैं, इवन के कुछ को तो गाड़ी भी दे देते हैं। 15-15, 10वीं के बच्चे गाड़ी लिए घूम रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो इसी चीज से रिलेट किया है कि वो सीखने के लिए तैयार रहते हैं और वो जल्दी सीख भी जाते हैं। ओरिएंटेशन टू लर्निंग, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू इमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। मतलब हम ये चीजें सीखना चाहते हैं जिनकी हमारी रियल लाइफ में कोई एप्लीकेशन हो।
इफ देयर इज सम एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन। और मोटिवेशन टू लर्न इज इंटरनल। यहां पर जो मोटिवेशन होती है वो कहां से आती है? वो इंटरनल मोटिवेशन होती है, अंदर से आपको मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। अंदर से खुद से आप मोटिवेटेड रहते हो कि हाँ भाई मुझे कुछ काम करना है। ओरिएंटेशन ऑफ लर्निंग का मतलब आप उन्हीं चीजों को सीखने की कोशिश करते हो जिनका आपकी रियल लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस होगी। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या है? अडल्ट नीड टू बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ देयर इंस्ट्रक्शन। तो यहां पर जो अडल्ट लर्नर है ना, वो खुद इन्वॉल्व होना चाहते हैं हर चीज में। वो चाहते हैं कि हमें इन्वॉल्व करो, हमें इन्वॉल्व करो, हम इन्वॉल्व होना चाहते हैं। एक्सपीरियंस प्रोवाइड द बेसिस ऑफ द लर्निंग। तो एंड्रागॉजी में सेंट्रल पॉइंट कौन सा है? एक्सपीरियंस। कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो अडल्ट लर्नर के लिए हो जाती है वो क्या हो जाती है? उनके लिए एक्सपीरियंस हो जाती है कि भाई जो एक्सपीरियंस है ना हमें वो चाहिए। Adults are most interested in learning subjects that have immediate relevance and impact of their job and real life। तो वही बताया कि भाई वो ऐसी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे जिसका उनकी पर्सनल लाइफ के साथ क्या होगा? कोई कनेक्शन होगा, जिनका पर्सनल लाइफ के साथ क्या होगा? कनेक्शन होगा। अडल्ट लर्नर इज प्रॉब्लम सेंटर। तो यहां पर वो अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को क्या करने की कोशिश करते हैं? सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपकी अडल्ट लर्निंग हो जाती है। वही 4 प्रिंसिपल्स हैं जो हमने पढ़े हैं कि 1984 में जो नॉल्स है उसने बोला कि उनको इन्वॉल्व करो। सबसे पहले तो जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो ना उनको इन्वॉल्व करो। उनका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, वो अपनी मिस्टेक से सीखते हैं। किससे सीखेंगे? वो सब लोग अपनी मिस्टेक से सीखते हैं कि अच्छा यार ये चीजें ऐसे हो रही हैं तो मुझे इसको सही करना है। यहां पर मुझसे ये मिस्टेक्स हो रही हैं तो अगर ये मिस्टेक्स हैं तो इनको मुझे सही करने की जरूरत है। प्रॉब्लम सेंटर्ड, पूरा फोकस किस पे होता है? उनका प्रॉब्लम पे होता है कि यार कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूं। और रेलेवेंस टू इम्पैक्ट, और वो उन चीजों को सीखने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ में एक रोल प्ले करने वाली है। ठीक है जी, क्या करने वाली है? जो उनकी एक पर्सनल लाइफ में कि यार अच्छा यार ये चीज है ना मेरी रियल लाइफ में, जो मेरी पर्सनल लाइफ है ना उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, तो मुझे इस चीज पे काम करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? मुझे इस चीज को सीखने की जरूरत है, मुझे इस चीज पे काम करने की जरूरत है। क्लियर है? तो ये कैसे किया जा सकता है? अगर क्लास में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा। कंड्यूसिव समझ रहे हो ना कि जहां पर लर्निंग सीमलेसली होती है, सीमलेसली होती है, सीमलेसली होती है विद द फ्लो। मतलब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप चीजें आराम से चलने शुरू हो जाती है। क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर पार्टिसिपेटिव प्लानिंग, प्लानिंग का पार्ट बनते हैं। डायग्नोस ऑफ नीड्स ऑफ लर्निंग, फॉर्मुलेटिंग ऑफ डायरेक्शनल, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो, डेवलपमेंट ऑफ डिजाइन ऑफ एक्टिविटीज, ऑपरेशन ऑफ एक्टिविटीज और रीडायग्नोस द नीड ऑफ लर्निंग। ये सिर्फ पढ़ना है, ना इसको याद करना है, ना इसके सीक्वेंस की जरूरत है। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया। यस, कंड्यूसिव आप प्रोडक्टिव भी बोल सकते हो, सीमलेसली भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। अब यार यहां पर आप एक बात समझने की कोशिश करो। अब बोले कि सर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात वहां पे होती है। देखो, जब मैं रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करता हूं ना तो वहां पर पूरा फोकस ही प्रॉब्लम पे होता है। वहां पर क्या होता है? वो पूरा प्रॉब्लम होता ही प्रॉब्लम लेवल पे है। बट जब मैं अडल्ट लर्निंग की बात करता हूं ना तो अडल्ट लर्नर जब टीचर के साथ मिलकर काम करते हैं ना तो वो भी अपनी रियल लाइफ की डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो सीख रहे हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे सेम टू सेम भी मत ना मिला दो, ऐसे भी मत सोचो कि हाँ सर सारी चीजें, वो मैं सिर्फ आपको रिलेट कर रहा हूं, अदरवाइज कंसेप्ट तो दोनों में अलग अलग है ना। थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ना, तभी तो टॉपिक अलग है।
वो ऐसी नहीं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब आपको पता है, आपकी रियल लाइफ का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपके सामने जिस भी तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, इज इट क्लियर? ये स्टूडेंट कहां से पैसिव है मुझे बताओ। मैंने कहां पे बोला कि स्टूडेंट पैसिव है? आप सुनते नहीं हो यार, क्या करूं मैं? मैंने एक बार भी बोला कि स्टूडेंट पैसिव है इसमें? बताओ। मैंने बोला स्टूडेंट सेकेंडरी है। स्टूडेंट पैसिव कहां से हो गए यार? सुनते ही नहीं हो आप, मैं क्या करूं इस चीज को लेकर? पैसिव मैंने बोला था पैडागोजी में होते हैं, मेमोरी लेवल में होते हैं। ठीक है, अब पैडागोजी और एंड्रोगोजी को उसी तरीके से रिलेट किया जाता है जैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल को। जैसे यहां पर फोकस किस पे है? सब्जेक्ट सेंटर्ड है। किस पे है? सब्जेक्ट सेंटर्ड है। दिस इज सब्जेक्ट सेंटर्ड। और ये क्या है? ये प्रॉब्लम सेंटर्ड है। यहां पर फैसिलिटेटर कौन है? टीचर। यहां पर इंडिविजुअल, मतलब टीचर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं एंड्रोगोजी में। यहां पर पिछली एक्सपीरियंस, क्योंकि छोटे बच्चों को तो पहले की क्या ही नॉलेज होगी, तो पहली नॉलेज कोई मैटर नहीं करती, बट यहां पर जो पहले की नॉलेज होती है वो काफी रेलेवेंट होती है। यहां पर देखो लिखा हुआ है ना, देखो ये वाला पॉइंट पढ़ो जो बच्चा अभी पूछ रहा था, किसने पूछा था, ये देखो, इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा मैं इतनी देर से, ये वाला कि एंड्रोगोजी में बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, बच्चे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। नो डाउट रोल अभी भी प्राइमरी टीचर का ही रहता है, बट यहां पर बच्चे एक्टिव हो गए हैं। एक्सपीरियंस यहां पर कोई नहीं होता, यहां पर आपका बड़े लेवल पे आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। यहां पर करिकुलम रिजिड होता है, छोटे बच्चों को तो आप जो फिक्स कर दिए वही पढ़ाते हो, और यहां पर आप अकॉर्डिंगली चीजों को क्या कर देते हो? चेंज कर देते हो। जिस तरीके से आपको लगता है कि अच्छा यार इसको इस तरीके से सुधारने की जरूरत है, इसको इस तरीके से चेंज करने की जरूरत है, तो आप उस तरीके से क्या कर देते हो? चीजों को चेंज भी कर देते हो। आप उस तरीके से चीजों को चेंज भी कर देते हो। राइट? यस, ये पढ़ लेना, ठीक है, होमवर्क में बाद में सेम वही चार्ट है जो मैंने आपको पढ़ाया, ये भी वही है। ठीक है, एक बार क्लियर कर दिया, बाकी पढ़ते। अब आता है ह्यूटागोजी। अब ह्यूटागोजी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जो ह्यूटागोजी है ना वो सेल्फ वर्ड से आया, तो आपने इसमें सेल्फ डिटरमाइंड की बात करते हैं, मतलब आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद बन गए हो। एक हाईएस्ट लेवल, एक ऐसा लेवल आ गया है जहां पर आप अपनी लर्निंग के ओन एजेंट हो। आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, सब कुछ आप खुद डिसाइड करते हो। जो लोग अपने करियर को खुद डिसाइड करते हैं वो अपने करियर में खुश रहते हैं, और जिनका करियर किसी और के द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है, वो चाहे उनका करियर उनको लगता है कि सही है, बट एक्चुअली में वो खुश नहीं होते अपने करियर से, है ना। अगर आपकी इच्छा है कि मुझे टीचर बनना है और आपके घर वाले जबरदस्ती आपको गवर्नमेंट जॉब में धकेल रहे हैं, और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल भी गई, तो पैसा भी मिल जाएगा, आपके घर वालों को खुशी मिल जाएगी, लेकिन आपका उस जॉब में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या करोगे करके? समझ रहे हो ना? आप क्या करोगे उस जॉब को करके? आपको 30,000 40,000 मिल भी रहा है तो आपको उसकी खुशी नहीं होता या नहीं होता? तो ह्यूटागोजी का ऐसा लेवल आ जाता है जिसको आप सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग बोल देते हो, कि यहां पर आप नॉलेज को शेयर करना ज्यादा पसंद करते हो एज कंपेयर टू नॉलेज होल्डिंग। मतलब आप अपने पास नॉलेज को संभाल के नहीं रख रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे क्लास के टॉपर्स होते हैं, आप में से भी शायद कोई टॉपर होगा। देखो मुझे तो टॉपर पसंद नहीं रहे कभी भी, तो मैं अपना बता रहा हूं, आप दिल पे मत लेना कि अगर क्लास में कोई टॉपर है। मुझे टॉपर कभी भी पसंद नहीं थे, क्योंकि मैं टॉपर नहीं था। क्योंकि टॉपर होने का सबसे बड़ा नुकसान पता क्या होता है? टॉपर होने का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जो बंदा टॉपर होता है ना, उसके अंदर ना इतनी इनसिक्योरिटी हो जाती है ना कि वो उसे सिर्फ अपने अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। उसे लगता है कि बस मेरे कोई सब आए,
मैं ही फर्स्ट आऊं, कोई दूसरा मेरे से आगे ना बढ़ जाए, ऐसे होता। मतलब मुझे लगता है, देखो ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, इसको दिल पे मत लेना, सब ऐसे नहीं होते हैं, कोई स्टीरियोटाइप नहीं है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि जो टॉपर मुझे मिले हैं वो ऐसे थे, जो मेरी क्लास के टॉपर थे वो ऐसे थे। हो सकता है आपके पास अच्छे टॉपर्स हों, आपके दोस्त, तो इस वजह से तो वो ना नॉलेज को शेयर करने की बजाय नॉलेज को होल्ड करके रखना। होल्ड करके रखना मतलब शेयर ना करना, है ना, समझ रहे हो ना। तो नॉलेज को शेयर करना जरूरी है, अपने साथ रखने का कोई फायदा नहीं। जितनी नॉलेज को बांटोगे, जितनी नॉलेज को शेयर करोगे, उतनी बढ़ेगी। और उनको क्या लगता है कि नहीं नहीं ये चीज मुझे आती है तो मैं दूसरे को क्यों बताऊं। उसे पता क्यों लगता है कि यार अगर ये क्वेश्चन मुझे ना आया, इसको आ गया, तो इसको 5 नंबर मुझसे ज्यादा आ जाएंगे। समझ रहे हो ना। तो जो टॉपर होते हैं ना वो नंबरों में फंसे रह जाते हैं। बस वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ना नंबरों में फंसे रह जाते हैं कि भाई मेरे 80% आ गए, मेरे 90% आ गए, वो उस चीज में ही रह जाते हैं, है ना। तो इसमें ह्यूटागोजी में यही बोला जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहिए। जितनी ज्यादा नॉलेज को शेयर करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। अरे भाई मैं नहीं टॉपर, मैंने कभी मैं टॉपर पढ़ाई में तो मैं आज तक नहीं टॉप किया भाई, मैं तो नालायक सा बच्चा था। तो यहां पर लर्नर के पास इतनी सारी चीजें आती हैं, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे वो चीजों को एक्सप्लोर करता है, वो क्रिएट करता है, वो कोलैबोरेशन करता है, वो कनेक्ट करता है। समझ रहे हो ना। आपके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो आप यूज करते हो। रिफ्लेक्ट करता है, शेयर करता है। और अरे भाई मेरे 70% से ऊपर नंबर नहीं है, गोल्ड मेडल कहां से मिलेगा मेरे को। मेरे को तो कभी किसी ने तांबे का मेडल नहीं दिया, गोल्ड मेडल तो बहुत दूर की बात है। बट उससे मेरी टीचिंग पे कोई इफेक्ट नहीं है। टीचिंग में मैं टॉपर हूं, हाँ, इस बात में कोई शक नहीं। पढ़ाई में मैं जैसा भी था, हाँ, बट टीचिंग में मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं अपनी टीचिंग से, कि हाँ भाई टीचिंग में मैं टॉपर हूं, बस ये मुझे लगता है। अब जैसे ये देखो, ये जो छोटा है ये पैडागोजी हो गया, जहां पर टीचर ओरिएंटेड होता है, जहां पर टीचर की बात करते हैं। कोलैबोरेशन इन हिंदी मतलब एक दूसरे के साथ मिलके काम करना, कोलैब करना, समझ रहे, जैसे दो लोग मिलके काम करते हैं। एंड्रागोजी में अडल्ट लर्निंग और ह्यूटागोजी में सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। मतलब यहां पर पूरे का पूरा फोकस किस पे है, सेल्फ पे है। आप खुद ही आगे बढ़ रहे हो, खुद ही कोशिश कर रहे हो कि मुझे कैसे आगे जाना है, सब चीजें खुद ही कर रहे हो, इनसाइट्स यूज कर रहे हो। पीएचडी वाला जो लेवल है वो यहाँ पे हाईली इनसाइट, हाई इनसाइट। जो हाई इनसाइट्स है वहां का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हो, जो आपके हाई इनसाइट्स हैं उसका इस्तेमाल आप यहाँ पे करते हो। ठीक है जी, हाँ, सिंपल, इससे कुछ और नहीं। अब यहां पर डबल लूप लर्निंग का इस्तेमाल होता है, बताया था ना। जैसे अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखते हो ना, जब आपके पास एक प्रॉब्लम है और उस पे आपने एक एक्शन लिया और उसका आउटकम मिल गया, तो जब ये 3 चीजों तक आप रहे तो ये आपकी सिंगल लूप लर्निंग तक रहा, है ना। यस और नो, ये कहां तक रहा, ये सिंगल लूप लर्निंग। मतलब आपके सामने एक रूटीन प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का एक रूटीन तरीका है, आपने वो रूटीन तरीका इस्तेमाल किया और आपकी जो प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन मिल गया। दैट इज व्हाट वी कॉल सिंगल लूप लर्निंग। दैट सिंपल लूप लर्निंग या सिंगल लूप लर्निंग। और यहां पर जब बिलीफ और एक्शंस भी आ जाते हैं, मतलब आप चीजों को चेंज कर रहे हो, आप एज इट एज एक्सेप्ट नहीं करते, व्हेन यू चैलेंज इट कि प्रॉब्लम क्यों आई है भाई, इसको कैसे सॉल्व करें और इसका कैसे हम सोल्यूशन ढूंढे कि आगे से ये प्रॉब्लम ना, तो वो जरूरी है कि आगे से वो प्रॉब्लम ना आए, ये जरूरी है ना। जैसे सपोज करो, मैं आपको बताता हूं, जैसे देखो
जैसे ये एक आपके घर पे पाइप लगा हुआ है, बहुत पुराना हो गया है, और इसके आगे एक टूटी लगी हुई है और ये यहां से लीक हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये लीक हो रहा है। तो आपको यहां पे पता चल गया ये पाइप पुराना है। तो अगर आप यहां पे आए और आपने देखा कि यार टूटी में पानी सही से नहीं आ रहा है क्योंकि ये यहां पे लीक हो रहा है, तो आपने इसको क्या कर दिया, यहां पे कुछ लगा दिया, जो भी लगाने वाला होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, आपने वो लगा दिया, ये जो सुराख है वो बंद हो गया। तो ये जो बंद हो गया, ये क्या है, ये है आपकी सिंगल लूप लर्निंग, क्योंकि आपको पता है कि ये एक प्रॉब्लम थी और उसका सोल्यूशन। बट अगर आप ये सोचो कि यार अगर ये पाइप इतना पुराना हो चुका है, अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम से यहाँ पे ये सुराख आ जाए, यहाँ पे सुराख आ जाए, और उसलिए आपने उस पूरे पाइप को ही चेंज कर दिया। तो जब आपने पूरे पाइप को ही चेंज कर दिया, मतलब उस चीज को जड़ से ही खत्म कर दिया, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, दैट विल बी योर डबल लूप लर्निंग। डबल लूप लर्निंग, दैट विल बी योर डबल लूप लर्निंग। उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, डबल लूप लर्निंग। बताइए, इज इट क्लियर? किसी को इस बात में कोई दिक्कत? अब तो क्लियर हुआ डबल लूप लर्निंग और सिंगल लूप लर्निंग में क्या दिक्कत है, क्या बेसिक डिफरेंस है। तो जब आप सेल्फ डिटरमाइंड की बात करते हो ना, तो इसका मतलब पता है क्या होता है कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, और उनको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, मेरी ही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो उसके लिए मुझे क्रिएटिविटी की जरूरत है, उसके लिए मुझे इनोवेशन की जरूरत है, उसके लिए मुझे दूसरों की हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी। मुझे ये सारी चीजों को करना ही पड़ेगा। अगर मैं इन सारी चीजों को टैकल करूंगा, ओनली देन आई कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। तभी मैं इन सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। क्लियर है जी? किसी को इस बात में कोई दिक्कत? आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब ह्यूटागोजी को एंड्रागोजी के साथ अगर कंपेयर करें, जैसे पहले हम एंड्रागोजी को पेडागोजी के साथ कंपेयर किया था, अब अगर आप एंड्रागोजी को ह्यूटागोजी के साथ कंपेयर करते हो, तो जैसे एंड्रागोजी का मतलब है सेल्फ डायरेक्टेड, मतलब आप अपने आप को डायरेक्शन दे रहे हो। डायरेक्शन का मतलब तो कुछ नहीं है, डायरेक्शन का मतलब सिर्फ आप अपना मुंह घुमा रहे हो इस तरफ से, इस साइड को चल रहे हो, फिर इस साइड को घुमा रहे हो, मतलब वो तो डायरेक्शन हो गया। बट जब डिटरमाइंड है, वहां पर आप वो डायरेक्शन डिसाइड भी खुद कर रहे हो, कौन सी डायरेक्शन में जाना है ये भी आप डिसाइड कर रहे हो, उस डायरेक्शन में कहां तक जाना है ये भी आप डिसाइड कर रहे हो। समझ रहे हो ना? तो ये लेवल्स है बेसिकली। यहां पर क्या हो रहा है, लेवल्स में ही चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, दे आर इंक्रीजिंग द लेवल्स, लेवल्स 1 से 2 तक पहुंच रहा है। तो यहां पर हम सिंगल लूप लर्निंग की बात करते हैं और यहां पर हम डबल लूप लर्निंग की बात करते हैं। यहां पर डबल लूप लर्निंग करते हैं, यहां पर कॉम्पिटेंसी, एक दूसरे के साथ कंपीट करना। जो अडल्ट्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ कंपीट करने में विश्वास रखते हैं और ये अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब अगर ये तीसरा पॉइंट देखते हो ना, लीनियर डिजाइन, और यहां पर नॉन लीनियर डिजाइन। लीनियर डिजाइन का मतलब जो भी प्रॉब्लम आएगी वो एक रूटीन प्रॉब्लम होगी जिसका एक प्री फिक्स्ड सॉल्यूशन होगा। समझ रहे हो ना? लीनियर का मतलब इस तरीके से, हर बार प्रॉब्लम आएगी भाई इसी तरीके से आएगी, हर बार प्रॉब्लम आएगी वो इसी तरीके से आएगी और उसको इसी तरीके से सॉल्व करना है, असाइमिलेशन। और यहां पर नॉन लीनियर का मतलब है कि यहां पर चीजों को क्या करना पड़ेगा भाई, चेंज करना पड़ेगा। यहां पर क्या करेंगे, चीजों को चेंज करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। इंस्ट्रक्टर, लर्नर, डायरेक्टर, लर्नर डायरेक्टर, गेटिंग स्टूडेंट्स टू कंटेंट। यहां पर कंटेंट पे फोकस है और यहां पे पूरा का पूरा फोकस किस पे होता है, प्रोसेस पे। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। अब सिंगल लूप लर्निंग और डबल लूप लर्निंग मैंने आपको बता दिया है पहले ही। उसके बाद ये 2-3 चार्ट हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है क्योंकि मैंने सिंगल पढ़ा दिया आपको। ये वाला चार्ट आप अपने घर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी, क्योंकि अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये चार्ट बहुत प्यारा है, इसमें सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। इसके साथ आप लोगों का ये वाला जो टॉपिक है वो भी खत्म होता है, एंड्रागोजी, ह्यूटागोजी और पेडागोजी।
सर नेट के फॉर्म नहीं आ रहे, टेंशन हो रही है। बेटा जिस दिन फॉर्म आ गई उस दिन दुगनी टेंशन हो जाएगी, इस वजह से अभी मजे करो। एक मिनट का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। देखो यार सिंपल सी बात है, या तो पढ़ लो या इन सारी चीजों पे ध्यान दे दो। टीचिंग एप्टीट्यूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू तो आप कभी भी लगा सकते हो, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसके एमसीक्यू कभी भी लगा सकते हो। अरे ड्रिलिंग क्या होता है? देखो जो चीजें पहले वाली क्लासेस में निकल चुकी हैं वो आप दोबारा क्यों पूछ रहे हो? क्या होता है ड्रिलिंग, कौन बताएगा? ड्रिल प्रैक्टिस नहीं पता आपको क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिल प्रैक्टिस? ड्रिल का मतलब एक तरीके से रटना, एक ही चीज को बार बार रिपीट। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पूरा साल एबीसी सिखाते रहते हैं, उनको एबीसी इतने अच्छे तरीके से याद हो जाती है कि अगर वो सो भी रहे होंगे ना तो भी वो सोते सोते आपको पूरी एबीसी सुना देंगे। सोते हुए भी वो आप लोगों को सिखा देंगे, सुना देंगे। होता है नहीं? जब आप एक ही बात को बार बार रिपीट करते। पीडीएफ ब्लर नहीं है बेटा, जब आप डाउनलोड करोगे तो सही आएगा। वो तो क्लास में थोड़ा लगता है, अदरवाइज सेम टू सेम। इन थ्योरीज के ऑथर देखो, ह्यूटागोजी को एज सच कोई एक पर्सन नहीं है, एंड्रागोजी और पेडागोजी का मैंने आपको बता दिया। एंड्रागोजी और पेडागोजी का मैंने आपको बता दिया। अभी हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है इवैल्यूएशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहां से हमेशा आता है। टॉपिक का नाम क्या है? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि एंड में जब आप क्या करते हो, किसी को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हो, मतलब रिजल्ट देखने की कोशिश करते हो। रिजल्ट देखने की कोशिश करते हो, जजमेंट्स देते हो। व्हेन यू गिव द जजमेंट्स, जब आप क्या करते हो, आप किसी चीज को लेके अपनी जजमेंट देते हो कि ये ऐसा है, वो ऐसा है ना? जैसे सपोज करो, आपकी इवैल्यूएशन कैसे होगी? जैसे आपने 6 महीने पढ़ाई की, उसके बाद आपका जेआरएफ का रिजल्ट आया और आपका जेआरएफ क्लियर हो गया, तो वो रिजल्ट के बाद पता चलेगा ना आपकी इवैल्यूएशन क्या है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, सब चीजों को अच्छे से किया है, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आप पास हो जाओगे। और अगर आपने सारी चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर तो हो जाएगा, है ना? सो यही क्या है, दिस इज द मूल्यांकन। इसी को बोलते हैं हम इवैल्यूएशन, कि जब किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हम स्टैंडर्ड्स के साथ मीट करते हैं, है ना, तो उसको बोला जाता है इवैल्यूएशन। दैट्स व्हाट वी कॉल इवैल्यूएशन। तो अब इवैल्यूएशन में ना 3-4 चीजें आता है। जैसे पहला होता है टेस्टिंग। पहले आप टेस्ट करते हो
टेस्ट का मतलब क्या हुआ, किसी भी तरीके का टेस्ट, जैसे ट्रू फॉल्स, जैसे कोई ट्रू फॉल्स हो गया, राइट रॉन्ग हो गया, एमसीक्यू टाइप हो गया। तो ये क्या है, ये एक टेस्ट है जिससे हम प्रीलिमिनरी स्टैंडर्ड्स को चेक करने की कोशिश करते हैं कि आपको कितना आता है। उसके बाद होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप परसेंटेज में एक तरीके से क्या करते हो, न्यूमेरिक वैल्यूज दे देते हो, उसको आप मेजरमेंट बोल देते हो कि किसी के 100 में से 75 नंबर आ गए, किसी के 100 में से 80 नंबर आ गए। और असेसमेंट में आप क्या करते हो, अब जब दो सेट्स को कंपेयर कर देते हो, जैसे अब कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। और इवैल्यूएशन में क्या करते हो, आप जजमेंट देते हो। ये आगे की स्लाइड में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से दिया हुआ है, उससे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। आप इस वाली स्लाइड को देखो, जब मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूं या मैं क्वांटिफाई कर रहा हूं, उसको मैं मेजरमेंट का नाम दे दूंगा। ठीक है, जितने भी तरीके की मैं इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं, जैसे किसी के 60 नंबर है, किसी के 75, ये इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूं, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, दिस विल बी नोन एज मेजरमेंट। और जब मैं दो अलग अलग इंफॉर्मेशन को, दो अलग अलग डेटा सेट को कंपेयर कर रहा हूं, तो उसको मैं क्या नाम दे दूंगा, उसको मैं नाम दे दूंगा असेसमेंट। और जब मैं मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों को जोड़ दूंगा, या मैं ये समझ लो कि बीच में जजमेंट ऐड कर दूंगा, तो उसको मैं क्या नाम दे दूंगा, इवैल्यूएशन। उसको मैं क्या नाम दे दूंगा भाई, दैट थिंग विल बी नोन एज इवैल्यूएशन। फिर मैं इवैल्यूएट करने की कोशिश करूंगा कि अच्छा यार, इवैल्यूएशन करके मुझे पता चल जाएगा कि जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो हमारा क्या है ना। जैसे ये देखो, टूल, नंबर्स, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस। इंटरप्रिटेशन किया जाता है असेसमेंट में, नंबर दिए जाते हैं मेजरमेंट में, और इवैल्यूएशन। जैसे थर्मोमीटर, थर्मामीटर का टेम्परेचर देखा आपने 48 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो 48 डिग्री सेल्सियस है, इसको क्वांटिफाई किया जा रहा है, आप एक न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हो, दैट इज मेजरमेंट, कि भाई टेम्परेचर है ना वो 48 डिग्री है। और असेस कैसे करोगे, उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे, कि यार कंपेयर कर रहे हो, अच्छा कि एवरेज से तो ज्यादा है यार, एवरेज तो बहुत ज्यादा है, मतलब मोर देन एवरेज, एवरेज से तो ज्यादा है। और इवैल्यूएशन क्या करोगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा गर्मी होगी, बोलोगे यार गर्मी बहुत है, हॉट है, उतनी गर्मी होगी, है ना। जैसे थर्मोमीटर 2 डिग्री सेल्सियस, अगर 2 डिग्री है तो आप क्या बोलोगे कि यार एवरेज से तो बहुत कम है और बहुत ज्यादा ठंडा है। किसी बच्चे के क्वेश्चन पेपर में 35 नंबर आए, तो आप उसको एवरेज के साथ कंपेयर करोगे, कंपैरिजन करोगे, यार 35 होना बिलो एवरेज है, 50 होता तो एवरेज मान लेते, लेकिन ये तो बिलो एवरेज है, तो परफॉर्मेंस क्या है बच्चे की, बहुत पुअर है। तो ये जो 3 वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये चीजें लिखी हुई है ना, कि यहां पर नंबर्स हैं, यहां पर इंटरप्रिटेशन है और यहां पर जजमेंट है। इंटरप्रिटेशन, नंबर्स और जजमेंट। जब हम इन 3 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडरस्टैंड करना। अगर ये 3 चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई तो आपको कुछ और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताइए, यहां तक समझ आ गया तो एक बार मुझे थम्स अप देके बता दो भाई। तो जो 2 सेट्स को कंपेयर करेंगे वो आपकी असेसमेंट हो जाएगी। असेस करना मतलब कंपेयर करना, उसको किसी, जैसे एवरेज के साथ कंपेयर किया जा रहा है और उसमें प्लेसमेंट ऑफ वैल्यू, या आप इसको जजमेंट का नाम भी दे देते हो। और ये दोनों चीजों करने के बाद आपके पास इवैल्यूएशन आता है। मतलब सबसे छोटा लेवल है असेसमेंट, सॉरी मेजरमेंट। पहले आप मेजर करोगे, फिर उसको असेस करोगे और फिर उसको इवैल्यूएट करोगे। मेजर का मतलब सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज देना, और फिर उन न्यूमेरिक वैल्यूज को क्या करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज को एक स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं, और फिर स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करने के बाद एंड में हमारे पास क्या आता है, उसको हम इवैल्यूएशन का नाम दे देते, उसको हम इवैल्यूएशन का नाम दे देते। ठीक है जी।
अब असेसमेंट है, असेसमेंट का मतलब क्या हुआ, कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आया तो ये उसकी असेसमेंट है, एवरेज उसके मार्क्स एवरेज से ज्यादा है, ये उसकी असेसमेंट है। तो ये आपकी परफॉर्मेंस को और मीनिंगफुल बना देती है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट कंपेयरिंग टू और मोर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। आप अलग अलग तरीके के सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर रहे हो। जैसे किसी बच्चे के 100 में से 90 नंबर आ गए, तो आप उसको स्टैंडर्ड्स के साथ तो मेंटेन करोगे कि यार 90 है तो एक्सीलेंट मार्क्स हैं। आप ऐसा बोल दोगे कि इसके तो एक्सीलेंट मार्क्स हैं, तो वो जो एक्सीलेंट बोल रहे हो तो कैसे बोल रहे हो, आप वो कंपेयर करके ही तो बोल रहे हो, उसी को तो असेसमेंट का नाम दिया जाएगा। तो इसमें एक असेसर होगा जो किसी की असेसमेंट देगा, और एक असेसी होगा जिसको असेस किया जा रहा होगा। ठीक है, जैसे टीचर है वो असेसर हो जाएगा जो असेसमेंट दे रहा है, और जो स्टूडेंट है वो असेसी हो जाएगा जिसको असेसमेंट दी जा रही है। तो हम असेसमेंट में क्या करते हैं, पहले प्लान करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और एक रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा होता है, समझ रहे हो ना। जैसे डिफाइन इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्टेड आउटकम्स, उनको कंपेयर करना और उसके अकॉर्डिंग चीजों को डिजाइन करना। ठीक है, ये तो सिंपल चीजें हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। ये नॉर्मल पॉइंट है, एक साइक्लिकल प्रोसेस है कि प्लान करोगे, कलेक्ट करोगे, एनालाइज करोगे, रिपोर्ट करोगे। तो ये डेटा के साथ रिलेटेड है, जहां पर मेन वर्ड क्या है, कंपैरिजन। जिसके अंदर एक मेन वर्ड है वो क्या हो जाएगा कि हम इसको कंपेयर कैसे कर रहे हैं, हाउ वी आर कंपेयरिंग इट। हम इसको किस तरीके से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जो कंपैरिजन करेंगे वो ज्यादा जरूरी है। अब आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, जहां पर आप जजमेंट देते हो, समझ रहे हो ना। यहां पर आप जजमेंट देते हो कि अब इसको क्या एंड रिजल्ट, मतलब ये देखेंगे कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे क्या वो रियलाइज्ड हुए हैं या नहीं। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे क्या हम उन ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज कर पाए हैं या नहीं। तो एक तरीके से फाइनल रिजल्ट ये होता है, मतलब जो आपकी मेजरमेंट है उसमें असेसमेंट और साथ में जजमेंट, इन तीनों चीजों को मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम द इवैल्यूएशन। इसको आप इवैल्यूएशन का नाम दे दोगे। ठीक है, एंड में देखा जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, जहां पर आप उसको कोई जजमेंट देते हो, जहां पर आप क्या कर रहे हो, उस चीज को किसी तरीके की कोई जजमेंट दे रहे हो। तो इसमें क्या करोगे आप, सिस्टमैटिक कलेक्शन करोगे, इंटरप्रिटेशन, जो जितना आपको पहले असेसमेंट तक डेटा मिला उसको आपने इंटरप्रेट किया, उस पर आप लोगों ने अपनी जजमेंट दी, और उस पर व्यू ऑफ एक्शन। व्यू ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव बोलना, और अगर नेगेटिव है तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करना। जैसे फाइनल रिजल्ट आता है, किसी बच्चे के 10 में से मतलब 100 में से 35 नंबर आते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं कि ये तो भाई पूरे पॉइंट्स पे पास हुआ है, तो अगले साल इसको और मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही बोलते हैं। सो दिस इज द डिसीजन अप्रोच, दिस इज द वैल्यू असेसमेंट, दिस इज द जजमेंटल। इसमें जजमेंट देने की कोशिश की जाती है। अल्टीमेटली यहां पर क्या किया जा रहा है, जजमेंट दी जा रही है। आजकल तो वैसे मार्क्स नहीं दिए जाते, आजकल तो ग्रेडिंग सिस्टम ही आ गया, A++, B++, ऐसा कुछ बोल देते हैं। तो ये अब इसको ना आप इस तरीके से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि हम इवैल्यूएशन में 3 चीजों को इस्तेमाल करते हैं। अब देखो ये सीक्वेंस वाइज, इसको याद करो या ना करो, अगर पेपर में आया तो आप इसको बड़े आराम से क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई। अब सीक्वेंस लगाना तो आता है ना, कि पहले क्या होगा, पहले उस स्कोप आएगा, फिर क्वेश्चन बनाएंगे, फिर डिजाइन करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जैसे रिसर्च में होता है उन्हीं चीजों की बात होती है। मतलब डेटा कलेक्शन से शुरू करके हम फीडबैक और इंप्रूवमेंट के एंड तक निकाल लेते हैं। ठीक है, कि एंड रिजल्ट क्या आएगा, कि जो हमारा एंड रिजल्ट है वो क्या आएगा, वहां तक हम क्या करते हैं, हम वहां तक पहुंच जाते हैं। जो हमारा एंड रिजल्ट है वो क्या होगा, हम वहां तक पहुंच जाते हैं। आज के टाइम पे जो इवैल्यूएशन हो रही है ना, वो CCE इस्तेमाल हो रही है। CC स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब है कि पहले क्या होता था कि जैसे आपके फाइनल एग्जाम होते थे तब आपको एक जजमेंट दी जाती थी कि भाई तू पास है या फेल है। अब नहीं,
उन्होंने बोला कि भाई कॉन्टिन्यूस है, डेली बेसिस पे, हर क्लास के बाद, हर लेक्चर के बाद, हर हफ्ते के बाद, हर महीने के बाद आपकी क्या होगी, एक असेसमेंट होगी। पहली बात ये हुआ। कॉम्प्रिहेंसिव में ये बोल दिया गया कि सिर्फ पढ़ाई तक ना रखो भाई, उसमें हर एस्पेक्ट को लेके आओ, उसमें फिजिकल एस्पेक्ट, उसमें इमोशनल एस्पेक्ट, उसमें मेंटल एस्पेक्ट, उसमें हर एस्पेक्ट को कवर किया जाए, मतलब ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच पे फोकस किया जाए। ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट। और इवैल्यूएशन तो मतलब वही हुआ लास्ट में कि हम जो भी उस बच्चे को असेसमेंट देने वाले हैं, लास्ट में हम उसको क्या असेसमेंट देने वाले हैं। तो इवैल्यूएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इवैल्यूएशन लगातार होनी चाहिए, ओवरऑल होनी चाहिए, दो चीजें होंगी तभी हम उसको बोलेंगे कि ये एक सही असेसमेंट है, राइट। अब जब आप असेस कर रहे हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रिलायबल होनी चाहिए, मतलब जो आप असेसमेंट कर रहे हो उस पर भरोसा कर सके हम, है ना। जो भी कोई बच्चा पेपर में पास हुआ या फेल हुआ, वो कैसे हुआ, हम उस पर भरोसा कर सकें कि किसी के 80 नंबर, जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा आज से 3-4 साल पहले यूपी के टॉपर्स को लेके बहुत कुछ हुआ था न्यूज में, आप लोगों ने देखा होगा। 10वीं के टॉपर जो लड़की आई थी, जिसको सब्जेक्ट्स के नाम तक नहीं पता थे, उसको इंडिया में से पूरा टॉपर, या आई थिंक बिहार का था, जहां का भी था, उसको पूरा टॉपर बना दिया गया था। तो क्या वो रिलायबल है? नहीं। मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं पॉइंट वो नहीं बता रहा हूं वो किसकी बात हो रही है, मैं तो सिर्फ आपको याद दिलवा रहा हूं कि इस वजह से रिलायबिलिटी होनी क्यों जरूरी है। रिलायबिलिटी होनी क्यों जरूरी है कि उसको स्पेलिंग वगैरह तक भी नहीं आते थे, ये सब चीजें नहीं थी सिर्फ, है ना। तो रिलायबल होना जरूरी है कि भाई जो भी रिजल्ट दिया जा रहा है वो रिलायबल हो, उस पर भरोसा किया जाए। अच्छा, प्रैक्टिकल साइंस, प्रैक्टिकल रियल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए और यूजफुल होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो ये बेसिक पॉइंट है, इसमें कुछ खास नहीं है। पर्पस क्या है? हम इफेक्टिवनेस को चेक करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारी एजुकेशन प्लानिंग होती है उससे रिलेटेड हम डिसीजन लेते हैं। हम ये देखते हैं कि जो इतना टाइम एनर्जी लगाई गई है क्या वो सही डायरेक्शन में लगी है या नहीं लगी है। स्टूडेंट की ग्रोथ किस, मतलब कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव चीजें हैं, उस पर काम करने की बात हो रही है। स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर भी ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि हमने कितना अच्छा किया या कितना नहीं किया। टू हेल्प मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न मोर एज दे डिस्कवर, बच्चों को मोटिवेट करना और उनके अंदर एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच, हैबिट्स को डेवलप करना। देखो मुझे नाम नहीं पता उसका नाम क्या था, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया। हम तो चचा को बोले थे पास करवाने के लिए, उन्होंने टॉप करवा दिया, तो हम क्या करें। तो पास करवाने के लिए क्यों बोला चचा को? नहीं बोलना था ना। चचा विधायक है, कोई नहीं 2024 आ रहा, नहीं रहेंगे। कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी सोचते हैं ना। वो दोस्त था ना, उसको देखने वाले आए लड़की वाले, तो उसने अपने दोस्त को बोला ना बड़ी बड़ी छोड़ना, बड़ी बड़ी छोड़ना, इंप्रेशन जमाना है। तो वो कुछ ज्यादा ही बड़ी छोड़ गया। लड़की वाले बैठे थे, सब बातचीत हो रही थी, दोस्त भाग भाग के आया, बोला भाई रेलगाड़ी की चाबी देना, रेलगाड़ी घर के अंदर लगानी है। कभी इतनी बड़ी भी नहीं छोड़नी थी यार जितनी बड़ी तू छोड़ रहा है। गाड़ी तक तो ठीक है, तो सीधा रेलगाड़ी पे पहुंच गया। जब हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन की बात करते हैं, ठीक है जी, पहले असेसमेंट का मतलब होता है जब आप चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करते हो, जब आपके पास मौका होता है चीजों को इंप्रूव करने का। और इवैल्यूएशन में आप सिर्फ जजमेंट देते हो,
मतलब असेसमेंट में आप एनहांसमेंट पे फोकस करते हो ड्यूरिंग द क्लास। इसका एक चार्ट है, वो आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझाएगा। जैसे एक बहुत ही सुंदर सी तस्वीर है ये वाली, इसका नाक हमारी क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे के जैसा है, क्योंकि ये पानी ना पेड़ की जगह अपने नाक को देता रहा, इसको पता नहीं चला, तो पेड़ तो उतना ही रह गया और इसका नाक थोड़ा बड़ा हो गया। तो असेसमेंट का मतलब होता है जब आप किसी चीज की क्वालिटी को इनहांस करने की कोशिश करते हो, और इवैल्यूएशन में उस क्वालिटी को जज करने की कोशिश कर रहे हो। टू शॉर्ट एंड नॉट इवन लीव्स C-। ये देखो, ये देख रहे हो नाक इसका थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था ना। अगर हम इसको यहां पर ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा बनेगा ना। ये तो जेब्रा टाइप ही बन गया। तो आप यहां पर क्वालिटी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, आप क्वालिटी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहां पर आप क्वालिटी को जज करने की कोशिश कर रहे हो। असेसमेंट का मतलब होता है टू इंक्रीज द क्वालिटी, और इवैल्यूएशन का मतलब होता है टू जज द क्वालिटी। क्वालिटी को जज करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। सर ये तो पिग जैसा बन गया। नहीं यार, सुअर का नाक इतना बड़ा तो नहीं होता। अब आप अपने हिसाब से कुछ भी बोले जा रहे हो, आपको पता होगा क्या क्या इमेजिन कर रहे हो। तो सूर वाला तो इस तरीके से बनेगा ना, ऐसे बनेगा वो तो। चलो छोड़ो यार, याद रखो असेसमेंट का मतलब है कि आप उसकी क्वालिटी को इनहांस करना चाह रहे हो, और इवैल्यूएशन का मतलब है आप उस क्वालिटी को जजमेंट देने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू गिव जज। मुझे लगता है आधे बच्चों ने ना क्लास को साइड पे करके फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करके अपना अपना नाक देखना शुरू कर दिया कि यार कहीं हमारा तो मैच नहीं हो रहा है ना, कहीं हमारा तो इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, और कहीं हम दूसरों के बारे में बोलते रहे और बाद में हमारी बेइज्जती हो जाए, है ना। तो अब असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या फर्क है। देखो, असेसमेंट में आप डेटा को कलेक्ट करते हो, रिव्यू करते हो, और इंप्रूवमेंट, मतलब असेसमेंट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है इंप्रूव करना, और यहां पर इवैल्यूएशन में आप एंड में जजमेंट पास कर देते हो, मतलब इसके बाद कोई स्कोप नहीं होता। असेसमेंट में आपके पास स्कोप होता है चीजों को सही करने का, क्वालिटी को एनहांस करने का, क्वालिटी को एनहांस करने का स्कोप होता है। तो ये डायग्नोस्टिक होती है, जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है ना, डॉक्टर डायग्नोस करके ये देखने की कोशिश करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर डायग्नोस करके बताता है ना कि आपको विटामिन एक्स की कमी है ना, है ना। जैसे आप किसी पेपर में पिछले 3 बार लगातार फेल हो रहे हो, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, आपकी मम्मी को बोलेगा कि इसको ना विटामिन शर्म की कमी है। तो ये डायग्नोस्टिक होता है, ये जजमेंटल होता है। यहां पर आप फीडबैक देते हो परफॉर्मेंस के लिए और बताते हो कि इसको हम कैसे एनहांस कर सकते हैं, हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और यहां पर क्या होता है, आप बस अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच करने की कोशिश करते हो कि क्या हमारे जो ऑब्जेक्टिव है भाई वो मैच हुए हैं या नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव मैच हुए हैं दैट इज वेल एंड गुड, और अगर ऑब्जेक्टिव मैच नहीं हुए हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये फॉर्मेटिव है क्योंकि लगातार चलती है, ये सबमिटिव है क्योंकि एंड में होती है। और यहां पर ना ये प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, मतलब ये लगातार चलती है, मतलब इसमें सीक्वेंस लगातार चलते रहते हैं, हम इंप्रूव करते रहते हैं। और ये सबमिटिव होती है, मतलब एंड में होती है, तो हमारा फोकस किस पे होता है, प्रोडक्ट पे होता है। लास्ट रिजल्ट है तो एंड रिजल्ट हम प्रोडक्ट पे ही फोकस करते हैं। इसमें आप ऑब्जर्वेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स देखते हो, क्योंकि असेसमेंट में हमारी कोशिश होती है कि हम चीजों को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं।
असेसमेंट में हमारी कोशिश ये होती है कि हम चीजों को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, और यहां पर तो जो आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं आप उसके साथ कंपेयर करोगे कि ठीक है बच्चा पास हो गया या फेल हो गया। ये रिफ्लेक्टिव है, ये प्रिस्क्रिप्टिव होती है। स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रिस्क्रिप्टिव है, पहले ही बता रखा है कि क्या करना है कैसे करना है। सेट बाय बोथ द पार्टीज और सेट बाय द इवेल्युएटर, और ये एब्सोल्यूट होते हैं, मतलब इसमें कंपैरिजन नहीं होता, बट इसमें स्टैंडर्ड्स के साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। यहां पर आप क्या करते हो, आप चीजों के स्टैंडर्ड्स के साथ क्या करते हो, कंपेयर करते हो। इज इट क्लियर? बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो भाई स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करेंगे ना तभी तो जजमेंट देंगे। कैसे पता चलेगा बच्चा पास हुआ या फेल हुआ, उसने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा? जब स्टैंडर्ड्स के साथ मीट करेंगे तभी पता चलेगा ना। राइट? चलिए, अरे असेसमेंट में तो बेटा क्वालिटी को एनहांसमेंट करने के लिए कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन तो हर जगह पे होता है, बट इवैल्यूएशन कैसे दोगे? मेरे को एक बात बताओ, इवैल्यूएट कैसे करोगे? इवैल्यूएशन कैसे करोगे? इवैल्यूएट करने के लिए भी तो स्टैंडर्ड्स होंगे ना हमारे पास। कोई बच्चे को A+ कैसे दोगे? उसके साथ ही तो कंपेयर करेंगे ना। तो जिसको भी विटामिन सेरम की कमी है अभी से इसका डोज लेना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको अगली बार फिर और बहुत सारे विटामिन की जरूरत पड़ जाए, है ना। अगर पेपर नहीं हुआ ना क्लियर 2-4 बार तो फिर तुम्हारी मम्मी बोलेगी तुम्हें कि हमारी बेटी को विटामिन ही की कमी हो गई ना, कि अब इससे कुछ नहीं होने वाला, अब इसको शादी करो और इसको अपने घर भेजो। एब्सोल्यूट का मतलब सिंगल वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट का मतलब सिंगल वैल्यू और दूसरी जगह पर कंपैरेटिव वैल्यू। शुभ शुभ बोलो सर, इसमें मैंने क्या, मेरे से शुभ शुभ तो पंडित जी बोलेंगे ना जब आपके फेरे करवा रहे होंगे। मैं तो क्या ही शुभ शुभ बोलूं, मुझसे शुभ शुभ तो पंडित जी बोलेंगे कि आपका ब्याह संपन्न हुआ, है ना। चलिए, अब इवैल्यूएशन के क्या फंक्शंस हैं, मतलब हम कौन कौन से फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं इवैल्यूएशन के अंदर। फीडबैक के लिए देखो, अब ये सिंपल पॉइंट है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मोटिवेशन, बेटर गाइडेंस, रेमिडिएशन। रेमिडिएशन का मतलब है कि जैसे कोई बच्चा फेल हुआ तो उसे बता देंगे कि वो फेल हो गया, ताकि वो अगली बार मेहनत करे और आगे बढ़े। फैसिलिटेट्स प्लानिंग, रिवीजन ऑफ करिकुलम, इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन, एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग और सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट टू पेरेंट्स। तो ये सारी चीजें क्या किए जाते हैं, इस्तेमाल की जा रही हैं, किसके लिए, फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। सर मम्मी सुन रही है तो मैं तो सुना रहा हूं ना उनको, ताकि आपको थोड़ी विटामिन जो शर्म है वो खुद ही आ जाए, है ना, आपको किसी से लेने की जरूरत ना पड़े, आपके अंदर से ही, है ना। क्या बोलते हैं वो, हमारा शरीर होता है ना वो, उसके अंदर इतनी पावर होती है ना कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमें बीमारी की जरूरत नहीं होती, सॉरी दवाई की जरूरत नहीं होती। किसी भी बीमारी से लड़ने की ना, जितने भी एंटीडोट्स वगैरह जो होते हैं ना वो हमारे बॉडी के अंदर ही होते हैं, है ना। तो इस वजह से अंदर से निकालो विटामिन शर्म। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम 3 तरीके से इवैल्यूएशन को कंसीडर करते हैं। एक होता है जब आपने अभी इंस्ट्रक्शन देना शुरू नहीं किया, ठीक है, एक ऐसा लेवल जहां पे आपने अभी इंस्ट्रक्शंस देना शुरू नहीं किया,
वहां पर हम जो इवेल्यूएशन यूज करते हैं वो होती है प्लेसमेंट, टू नो द एंट्री बिहेवियर। प्लेसमेंट इवेल्यूएशन समझ रहे हो ना, जैसे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, भाई कोई बच्चा जिसको 5वीं क्लास में एडमिशन दिला रहे हो, क्या वो 5वीं क्लास में बैठने लायक भी है? क्या उसको समझ भी है उस लेवल तक? तो जैसे कोई एमबीए का एग्जाम है, कैट मैट का एग्जाम है, कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका पर्पस यही होता है ना कि भाई जिसको आप जॉब दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, क्या उसके वो लायक भी है? नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। और फिर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जब आप इंस्ट्रक्शन देनी शुरू कर दी, उस टाइम पे आप लोग दो तरीके की वैल्यूएशन करते हो। फॉर्मेटिव, जो लगातार चलती रहती है। फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? जो लगातार चलती रहती है, आज भी चल रही है, कल भी चल रही है, हर क्लास के बाद आप इवेल्युएट करने की कोशिश करते हो। और डायग्नोस का मतलब होता है जो भी लर्नर को डिफिकल्टीज आती हैं, जो भी लर्नर्स को डिफिकल्टीज आती हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बोलते हो कि सर मुझे कुछ प्रॉब्लम है ना, आप डॉक्टर को जाके बोलते हो कि डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती, तो डॉक्टर भी आगे तेज होता है, तो वो क्या बोलता है? बेटा अपना खाना मुझे दे दिया कर। तो जैसे डॉक्टर आपकी पूरी बॉडी को डायग्नोस करता है और फिर बताता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके साथ ही फिर बच्चों को भी डायग्नोस किया जाता है। और आफ्टर इंस्ट्रक्शनल, जब आप एंड में सबमिट करते हो, जो लास्ट एंड रिजल्ट होता है, जिससे बच्चों को सर्टिफाई किया जाता है, जिससे बच्चों को क्या किया जाता है? सर्टिफाई कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बच्चों को सर्टिफाई किया जाता है। मतलब बच्चों को सर्टिफिकेट मिल गया और उनको अगली क्लास में हमने भेज दिया रे। उनको क्या कर दिया? हमने अगली क्लास में भेज दिया कि जाओ बेटा तुम्हारी अगली क्लास में जाओ, अब तुम 5वीं से 6वीं में चले गए हो। जब हम एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते थे ना, तो सबसे ज्यादा खुशी पता है किसकी होती थी? मुझे तो होती थी नई किताबों की, नई कॉपीज की, नई पेन पेंसिल मिलती थी, और कुछ नहीं फर्क पड़ता था। 5वीं से 6वीं में आगे क्या फर्क पड़ता है? पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। नई किताबें मिलती थी, नई कॉपीज मिलती थी, और तब हम पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होते थे ना। आप उसको कवर को क्या बोलते थे? हमारे बोलते थे जिल्द चढ़ाना। जैसे वो 2 रुपए की आती है ना, एक 2 रुपए की वो आती थी ग्रे से कलर की, जिससे किताबों को वो किताब पे जिल्द चढ़ाई जाती थी। पूरा दिन बैठ के कॉपीज पे कवर चढ़ाते थे ना। और कुछ होते थे न्यूज़पेपर की बना देते थे ना, कुछ होते थे न्यूज़पेपर। बस ये 5वीं 7वीं तक ही रहा इतना इंटरेस्ट। कॉलेज में तो जाके कॉपी भी मोड़ के पीछे वाली जेब में ऐसे फंसा लेते हैं लड़के, आपने देखा होगा जो कॉलेज में पढ़ते हैं। उनके पास एक ही कॉपी होती है, वो 5 रुपए वाली, उसको भी ऐसे उल्टा करके ऐसे वॉलेट की तरह पॉकेट में रख लेते हैं। उनको याद नहीं होता कि हम वही 5वीं क्लास वाले बच्चे हैं जो इतने अच्छे से अपनी कॉपी किताब को संभाल के रखते थे। और भाई साहब मैं इस चीज को लेके हैरान हूं, मेरे साथ भी कुछ ऐसे दोस्त थे जो मेरे पढ़ते थे, उनके पास वही 5 रुपए वाली कॉपी होती थी और उससे वो पूरा सेमेस्टर निकाल देते थे। उनके पास वही 5 रुपए वाली कॉपी होती थी और उससे वो पूरा सेमेस्टर निकाल देते थे। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कैसे निकाल देते थे, और पास भी हो जाते थे। है ना? तो ये टैलेंट है। तो ये हमारे पास सबसे पहले प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फिर फॉर्मेटिव और फिर सबमिटिव। इसकी टाइप्स को हम कल पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? यहां से हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। काफी सारी चीजों को हमने कवर किया, एंड्रागॉजी, पैडागॉजी और इवैल्यूएशन को भी हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया है। सर आप कभी एग्जाम के दूसरे दिन सब्जेक्ट पढ़ के गए हैं? एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ता नहीं था, बट वो सब्जेक्ट ऐसा था कि मैंने पढ़ा ही नहीं था, और वो सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स में। मुझे अभी तक याद है, मेरा सुबह 2 बजे सुबह नहीं
दोपहर में होता है ना 2 बजे पेपर, 2 से 5 बजे तक हमारा पेपर होता था। तो तब सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि मैंने पूरा एक सीटिंग में सारा सिलेबस खत्म किया सारा, क्योंकि मुझे शुरू से आदत थी लिख के पढ़ने की, लिख के पढ़ने की, तो इस वजह से। सो इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, प्लीज इन सारी चीजों को पढ़ लीजिए और थोड़ा सा पेस अप कीजिए, क्योंकि एग्जाम है, उसका नोटिस कभी भी आ सकता है। सो ऐसा ना हो कि आप हवा में उड़ते रहो और आपके एग्जाम का नोटिस आ जाए और उसके बाद फिर हम पर ये किसने हरा रंग डाला, मार डाला, मार डाला, ऐसा ना हो जाए। तो पहले से ही तैयार रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, वरना फिर मुझे भी अमिताभ बच्चन की तरह बोलना पड़ेगा, देख लिया लापरवाही का नतीजा। तो मुझे ऐसे डायलॉग ना बोलने पड़े आप लोगों को। तो सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ोगे तो चीजें सही होंगी, अदरवाइज तो फिर एग्जाम तो होते ही रहेंगे। इस बार नहीं तो अगली बार दे देना है ना। अगर तो इसी बार क्लियर करना है तो थोड़ा पढ़ लो, और नहीं तो फिर भगवान भरोसे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। 2 बजे पेपर 2 की क्लास और शाम को 7 बजे पेपर 2 की क्लास। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए।